पे नहीं, सर कहेंगे लिखा नहीं आपने। हाँ बताओ, दूसरी बार तो पढ़ लिया आपने, बताओ कौन था। हाँ, ए फॉर एप्पल। देखा, जालोर की चौहान शासिका वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला, कहाँ पर है मंदिर, बिजोलिया कहाँ पर है, बिलवाड़ा में। किसने लगवाया था, लोलाग ने लगवाया था। किस राजा के समय, कब, 1170 ईस्वी में। किसने लिखा था, बताओ। देखो, आपसे कितने लेट आए हैं, कितनी बार पढ़ लिया आपने, 2 बार। इन्होंने पहली बार पढ़ा फिर भी इनको याद है। भाषा है, संस्कृत। बिजोलिया शिलालेख पे क्या लिखा हुआ है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो, उसमें चौहान ब्राह्मण थे ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, तो डरते क्यों आप। अब आपकी बहन को देखना कितनी निडर है ये। आप मुझे बताओ कि चौहान को कौन सी गोत्र के ब्राह्मण बताया गया उसमें, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया चौहानों को बिजोलिया शिलालेख के ऊपर। बिजोलिया शिलालेख को देखकर किस इतिहासकार ने ये कहा था कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। दशरथ शर्मा, रोहित शर्मा के बड़े भाई। छोटा डॉन दशरथ शर्मा की किताब कौन सी है, आऊं। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, दशरथ शर्मा की किताब है। आप ये बताएंगे मुझे, अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किन 2 इतिहासकारों ने किया है। अग्निकुंड का सिद्धांत मैडम किसने दिया, हाँ पड़ोसी। कौन सी किताब में, पृथ्वीराज रासो में। क्या कहता है वो, कुछ नहीं कहता है। हाँ पीछे, क्या कहता है वो पृथ्वीराज रासो में। वर्षा बताओ भाई, खड़े होके सबको जोर से सुनाओ क्या कहता है वो। स्टैंड अप। फिर मैं चला जाऊंगा, 2 दिन तो रहे हैं, बोल दो आज, क्या फर्क पड़ता है। खड़े हो जाओ, अरे हो जाओ, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हाँ राहुल, क्या कहता है वो, कौन सा पहाड़, नाम बताया था मैंने कल। पहाड़ क्या होता है, पहाड़ तो अपने अरावली में भी बहुत है, इधर उदयपुर में भी है। लास्ट पीछे। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या कहा था उसने। हाँ जाडोल वाले भैया, आप जाडोल क्यों ना। हाँ खेरवाड़ा, सॉरी, हो जाता है कंफ्यूजन, बोलो।
किसने किया था? बता राहुल बता। फिर 4 जनों की उत्पत्ति करी उसने, कौन कौन से? उसमें से उसकी रक्षा किसने करी? चौहानों ने करी। इससे उसकी उत्पत्ति हो गई अग्निकुंड की। सॉरी, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। खुशी जी, चौहानों का मूल क्षेत्र कौन सा है? आपकी कोई दिक्कत है क्या बोलने में? हम्म सीखो कुछ इनसे। सांबर सपादलक्ष या साकमरी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील किसने बनवाई? वासुदेव चौहान ने बनाई। बिजोलिया शिलालेख के अंदर कुछ शहरों के प्राचीन नाम लिखे हुए हैं। जालोर का क्या लिखा हुआ है? अजमेर का, नागौर का, अहिच्छत्रपुर लिखा हुआ है। नाडोल का क्या लिखा हुआ है? नड्डोल। भीनमाल का श्रीमाल। कर्नल टॉड की 2 किताबें कौन कौन सी? थैंक यू वेरी मच। ऊपर रख लें, फिर वहां से लेके आया। बैलेंस तगड़ा है यार तेरा, बिल्कुल ढुल नहीं दिया से। कर्नल टॉड की किताब बता, छोटा डॉन दोनों। खड़ा होके बोल जोर से सबके सामने। द ट्रेवल्स ऑफ इंडिया है। द ट्रेवल्स इन इंडिया। और दूसरी पहली वाली कौन सी है? कबाड़ा कर दे तू पूरा। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, इसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? कर्नल टॉड ने। कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। जिसने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? विदेशी जाति से। कौन सी विदेशी जाति से? शक नाम की विदेशी जाति से। अब स्टार्टिंग के 2-3 छोटे मोटे राजा पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चौहानों के बड़े शासक पढ़ेंगे। 4-5 बड़े राजा ही हैं, ज्यादा समस्या है नहीं। चाय पी लूं मैं? वर्षा कह रही है मत पियो। दारू पीने वाले ऐसे करते नहीं। पता नहीं किसको छाटने देते हो। छोटा डॉन को बहुत एक्सपीरियंस है इसका। कौन से भैया? ये किसने बोला कि सर ये भैया बोले? आपको किससे पता? कल रात को मैंने छाटने दी ना, इसलिए। एक शासक था सर जो पहला हुआ था, जो जिनकी स्टार्टिंग में छोटी छोटी सी जानकारियां मिलती। गुवक फर्स्ट। स्टार डालो। गुवक फर्स्ट। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। देखो, एक राजस्थान में राजवंश था जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। नाम सुना? पहले जो चौहान थे वो किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। याद रखना ये बात। क्यों? क्योंकि अपन जब भी पढ़ते हैं ना, इधर ध्यान दो, 2 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये राजस्थान है। अपन जब भी पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर मेवाड़ था, यहाँ पर मारवाड़ था, यहाँ बीकानेर, यहाँ आमेर, और यहाँ पर नीचे उनके चौहान। इन्हीं की शाखा रणथंबोर, इन्हीं की शाखा जालोर, और इन्हीं की शाखा सिवाना वगैरह, इन सब स्थानों पर थी। ठीक है, ऐसे राजवंश थे राजस्थान में जो मेजरली बड़े बड़े यही थे। इनके जितने भी आप बड़े राजा पढ़ोगे, जैसे भाई इनकी स्थापना हुई थी 566 में। कब हुई? कौन से? मेवाड़ वाले हुई थी। गुहादित्य। मारवाड़ की अपन बात करते हैं, कब हुई थी? तो 1240। इधर कब हुई थी? तो इन्हीं की एक ब्रांच इधर जाती है और लगभग होती है 1488 की बात है, 1500 के आसपास।
इधर कब होती है 1137। तो मतलब लगभग जो बड़े राजवंश है, अगर मैं सिर्फ मेवाड़ वालों को छोड़ दूं तो सारे के सारे 1200 1300 उसके बाद वाले है कि नहीं है, है कि नहीं है। और स्टार्टिंग में तो राजा कमजोर होता है, इतनी ताकत उसके पास में नहीं होती है, बड़े बड़े शासक तो उसके बाद में हुए। और मेवाड़ के भी बड़े राजा आप देख लो ना, महाराणा कुंभा, मोकल, सारे 1300 1400 1500 वाले राजा। महाराणा प्रताप देख लो भले आप, 1572 में राजा बने, 1597 तक रहे। उससे पहले पूरे राजस्थान के अंदर जो सबसे ताकतवर राजवंश था उसका शासन यहाँ से स्टार्ट होता था, मारवाड़ से, और ठेठ गुजरात वाले उस कच्छ भुज के एरिया तक जाता था। इस पूरे प्रदेश को सम्मिलित रूप से कहते थे गुर्जरात्रा। क्या कहते थे? और वो राजवंश था कौन सा? प्रतिहार। तो गुर्जरात्रा क्षेत्र में शासन करने के कारण ये लोग कहलाए गुर्जर प्रतिहार। क्या कहलाए? उस एरिया का नाम क्या था? गुर्जरात्रा। वहां पर ये शासन करते थे, तो गुजरात्रा क्षेत्र में शासन करने के कारण क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार। ये स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। किसके? क्योंकि प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। क्या होता है? जो गेट कीपर होता है ना, वो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है। और लक्ष्मण जो था वो भगवान राम का द्वारपाल था। लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये जीवन भगवान राम की और सीता मैया की रक्षा पर क्या है? समर्पित। तो जब भी भगवान राम उस वनवास के अंदर शिकार के लिए जाते थे तो लक्ष्मण जो होता था वो गेट के बाहर खड़ा रहता था, और सीता मैया घर के अंदर क्या करती थी? काम करती थी। तो वो द्वारपाल उसने अपने आप को बनाया था, इसलिए स्वयं को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। इसीलिए बाबू जी को लक्ष्मण का बाद में क्या कहते हैं? अवतार। क्योंकि शूर्पणखा फिर वो 4 3 4 फेरे खा लेती है वहां पे, मैंने कहानी बताई थी एक बार। उस प्रकार से तो ये गुबक जो था, ये गुर्जर प्रतिहारों के पहले सारे के सारे चौहान उनके सामंत थे, क्योंकि इन सारे एरिया पर किसका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहारों का। इनसे स्वतंत्र होने वाला, इनसे अपने आप को अलग करने वाला चौहानों का पहला शासक कौन था? कौन था? गुर्जर प्रतिहारों का एक ताकतवर शासक हुआ है नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम है? उस नागभट्ट द्वितीय के दरबार में इसको वीर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? वीर की उपाधि। तो पहली लाइन लिख लो फटाफट। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। इनसे स्वतंत्र होने वाला पहला शासक, इनसे स्वतंत्र होने वाला पहला शासक गुवक फर्स्ट था। नागभट्ट द्वितीय के दरबार में इसे वीर की उपाधि दी गई थी। नागभट्ट द्वितीय के दरबार में इसे वीर की उपाधि दी गई थी। यह सीकर में हर्ष भैरू मंदिर का निर्माण करवाता है। सीकर में हर्ष भैरू मंदिर का निर्माण करवाता है। अगला है चंदन राज। सुन लेना मेरी बात। चंदन राज, चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था? या इसका दूसरा नाम मिलता है रुद्राणी। क्या मिलता है? शिव भक्त थी, शिवजी की भक्त थी। और ये प्रतिदिन पुष्कर झील पर कितने दीपक जलाती थी? 1000। तो ये पत्नी किसकी थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चंदन राज की, जो शिव भक्त थी और पर डे पुष्कर झील पर 1000 क्या जलाती थी? दीपक। और ये यौगिक क्रियाओं में दक्ष थी। कैसी क्रियाओं में? योग वगैरह किया करती थी, अनुलोम विलोम वगैरह। तो यौगिक क्रियाओं के अंदर क्या थी? दक्ष थी।
इसलिए अगर आपसे सवाल एग्जामिनर पूछे कि चौहानों का बाबा रामदेव किसको कहा जाता है, तो क्या करेंगे आप? बोलो। लिखो चंदन राज, पत्नी आत्म प्रभा या रुद्राणी। यह शिव भक्त थी और प्रतिदिन पुष्कर झील पर 1000 दीपक जलाती थी। यौगिक क्रियाओं में दक्ष थी। कौन सी क्रियाओं में? नेक्स्ट, वाक्पति राज। वाक्पति राज। इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान, या इसका दूसरा नाम भी मिलता है लाखन चौहान ने इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान या लाखन चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। कोष्टक में लिख देना पाली। नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। अगला लिख लो गोविंद थर्ड, गोविंद तृतीय। पृथ्वीराज विजय में इसे वेरी कट कहा गया है, दुश्मनों का संहार करने वाला। पृथ्वीराज विजय में इसे वेरी कट कहा गया है। महमूद गजनवी से युद्ध करता है। पृथ्वीराज विजय में इसे वेरी कट कहा गया है। महमूद गजनवी से युद्ध करता है। और उसे मारवाड़ वाले क्षेत्र में रोक देता है। पृथ्वीराज विजय से युद्ध करता है और उसे मारवाड़ वाले क्षेत्र में रोक देता है। ये छोटे छोटे से राजा है साहब, 4। गुवक की एक बात याद रखना, गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को स्वतंत्र करवाने वाला शासक कौन था? गुवक। पहले ये किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों। वीर की उपाधि दी गई थी, कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट बात अगली याद रखना, चंदन राज की पत्नी का नाम क्या था? आत्मप्रभा या रुद्राणी, जो पर डे कितने दीपक जलाती थी? 1000। और यौगिक क्रियाओं के अंदर क्या थी? दक्ष थी। कहाँ, कौन सी झील पे जलाती थी? पुष्कर। फिर है वाक्पति राज, इसके बेटे का नाम याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले फिर नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण किसका बेटा था? वाग्भटी राज का। फिर होता है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जो है, इसको पृथ्वीराज विजय में क्या कहा गया है? वेरी कट। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? मैं बाद में हालांकि लिखवाऊंगा, जयानक ने लिखा है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि महमूद गजनवी से चौहानों से युद्ध करने वाला राजा कौन था? गोविंद थर्ड। और वो उन्हें मारवाड़ क्षेत्र में रोक देता है आगे बढ़ने से। अगला जो राजा होता है उसका नाम है अजय राज। क्या नाम है? बड़ा शासक है, यहां से इनके बड़े बड़े राजा स्टार्ट हो जाते हैं। अजय राज 1113 में शासक बनता है।
33 तक रहा था ये। इसकी दो चार बातें इंपोर्टेंट है, मैं थोड़ी सी बताता हूँ, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अब चौहान 551 के अंदर बनते हैं, धीरे धीरे ताकतवर हो गए, धीरे धीरे बड़े शासक बन गए। तो जब बड़े शासक बन जाते हैं तब बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट होते हैं, और जब बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट होते हैं तो उनसे लड़ने के लिए अपन को किले की आवश्यकता होती है। किसकी? तो आपका ये जो अजय मेरु दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग? इस अजय मेरु दुर्ग का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेवाड़ के एक शासक हुए थे, मेवाड़ के एक राजा हुए थे महाराणा सांगा, और उनके एक भाई थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई, और ताराबाई के नाम के उन्होंने यहाँ पर कुछ महल बनवाए थे, इसलिए इसको कहा जाता है तारागढ़। क्या कहा जाता है? ये अरावली पर्वतमाला की जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ना, उस पहाड़ी का नाम है बीठली। क्या नाम है? इसलिए इसका एक नाम क्या है? गढ़ बीठली। क्या है? अगर कोई राजस्थान में विदेशी आक्रमण करता है तो इधर से ही होते हैं सारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब कंट्रीज से। ऊपर तो हिमालय है और नीचे तीनों तरफ अपने क्या है? पानी। तो इधर से कोई अटैक करता था तो सबसे पहले अटैक करता था वो भटनेर पर। कहां पर? इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर। फिर अगर उसको ये वाला भाग जीतना है, ये वाला भाग जीतना है, ये वाला भाग जीतना है, तो बीच में इस किले को हराना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। अगर इसको नहीं हराओगे तो क्या अजय राज तुमको आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा। इसलिए इस किले को जीतना जरूरी है अगर संपूर्ण राजस्थान को क्या करना है? जीतना है। इसलिए इसको कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। क्या कहा जाता है? राजपुताने की चाबी है ये। अगर इस चाबी को आपने नहीं खोला तो आप मेवाड़, वागड़, हाडोती, ढूंढाड़, इन सारे क्षेत्रों को नहीं जीत सकते। तो राजपुताने की कुंजी किसको कहते हैं? अजय मेरु दुर्ग को कहते हैं। ये राजस्थान के बिल्कुल बीच के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। और अरावली पर्वतमाला के अंदर है, और अजमेर को राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय। इसलिए इस किले को कहा जाता है अरावली का अरमान। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान। तो अजय मेरु दुर्ग, तारागढ़, गढ़ बीटली, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर या अरावली का अरमान, इसी किले को कहते हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसी किले के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है रूठी रानी का महल। कौन सी रानी? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का ओरिजिनल नेम क्या था? उमा दे। क्या नाम था? उमा दे किसकी पत्नी थी? मारवाड़ के शासक राव मालदेव की। किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के शासक राव लूणकर्ण की। किसकी थी? लूणकर्ण की। मैंने बताया था कि इनकी शादी हो जाती है, भारमली नाम की एक दासी थी, फिर ये उसको छोड़कर अजय मेरु दुर्ग में रहने लग जाती है। जहां रहती है वहीं पर उस महल का नाम क्या हो जाता है? अजय मेरु दुर्ग। फिर इसको मनाने के लिए एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम था ईसरदास बारट। ये वापस आने वाली होती है, लेकिन फिर एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम था आशानंद बारट, और ये जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आती है। और 1561 के अंदर जब बालदेव की मृत्यु होती है तो उसकी पगड़ी को लेकर ये गुंदोज में उसके पीछे क्या हो गई थी? सती हो जाती है। और इसकी छतरी जो है वो केलवा राजसमंद के अंदर बनी हुई है। किसको? क्योंकि इसको जागीर के अंदर क्या मिला था? केलवा मिला था। उस रूठी रानी का महल कहाँ है? अजय मेरु दुर्ग में। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे फिर अजय मेरु दुर्ग के अंदर एक ऐसी मजार बनी हुई है, ऐसा कहते हैं कि वहां जाकर अगर आप धागा बांध के आओ तो आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। जहाँ पीले चने का प्रसाद दिया जाता है, जिन बाबा जी का एक प्रिय घोड़ा था, और एक घोड़े की मजार भी जो है वो वहीं पर बनी हुई है। संत मिरान साहब की दरगाह। कौन से? संत मिरान साहब की दरगाह कौन से किले के अंदर है? अजय मेरु दुर्ग में। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि वहां अगर जाकर कोई मांग लेता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो अब आप सोच लो कि आपको पढ़ाई करनी है या वहां जाके धागा बांधना है। सरल कौन सा है? धागा बांधना सरल है ना। अजमेर तो ये रहा। तो मिरान साहब की दरगाह भी कौन से किले के अंदर है? अजय मेरु दुर्ग के अंदर। अब अपने पास में किला हो गया, अपन इतने बड़े राजा भी हो गए, तो क्यों न इस किले के नीचे एक नगर बसा दिया जाए। तो 1113 के अंदर अजय राज ने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम है अजय मेरू। क्या नाम है? और इस अजय मेरू को ही आज के दौर में आप क्या कहते हो? अजमेर।
तो अजमेर नगर की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1113 में। किसने करी थी? तो अपने पास में अब 4 नगर हो गए हैं, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। भाटी मैडम बताओ भाई, उदयपुर की स्थापना कब हुई? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। वेरी गुड, शाबाश। सीखो इनसे, कुछ सीखो। निर्लज्जों की तरह देखो मत, सीखो इनसे कुछ। समझ में आ रही बात? क्या तुम सबको ये सन याद थे? जो पहले पढ़े हुए हैं, वो जो स्टार्टिंग से पढ़े सारे याद थे? वेरी गुड। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। और इस अजमेर नगर की स्थापना कब होती है? 1113 के अंदर होती है। याद रह जाएगी बात। वेरी गुड। अजय राज की एक पत्नी थी, क्या थी? जिसका नाम था सोमलेखा। क्या नाम था? या इसी का दूसरा नाम मिलता है सोमलवती। क्या मिलता है? सोमलेखा या सोमलवती के नाम के इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कैसे सिक्के? तो ये बात भी याद रख लेना भाई, चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? अजयराज। पत्नी का नाम क्या है? सोमलेखा या सोमलवती। ले दे के 4 बातें याद रखनी है, रह जाएगी। पक्की बात है? अगला ले लो। वेरी गुड। इसके बाद में अगला शासक बनता है जिसका नाम था अर्णोराज। क्या नाम है? अर्णोराज को ही लोग प्यार से कहते थे आना जी। क्या कहते थे? क्योंकि लोगों को नाम बोलना आता नहीं था, इसलिए लोगों ने अर्णोराज को क्या कहना स्टार्ट कर दिया? आना जी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी किले विले तो तुम कल्चर में और भी पढ़ोगे। इसकी 2-4 बातें अच्छे से याद रखना। पहली बात तो इसकी ये याद रखना कि इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर? तो पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर आज भी है, वराह अवतार जो था भगवान का, उसका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? अर्णोराज या आना जी। अर्णोराज या आना जी के दरबार में 2 विद्वान थे। एक का नाम तो था धर्मघोष और दूसरे का नाम क्या था? देवघोष। तो देवघोष और धर्मघोष नाम के 2 विद्वान किसके दरबार में थे? अर्णोराज या आना जी के दरबार में थे। अर्णोराज या आना जी के समय पहली बार अजमेर पर तुर्की आक्रमण हुए थे। कैसे आक्रमण हुए थे? तुर्कियों ने पहली बार किस चौहान शासक पर आक्रमण किया था? अर्णोराज या आना जी। जो तुर्क से आए थे उनको क्या कहा जाता है? तुर्की। तुर्क एक देश है, समझ रहे हो? आज वहां से जो आए थे उनको तुर्की कहा जाता है। और इस पहली बार इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो अजमेर के अंदर 2 पर्वत है। एक का तो नाम है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़? और एक का नाम है बीठली पर्वत। कौन सा पर्वत? आप कभी भी जाना तो अजमेर में आप खड़े रहोगे ना जाके, तो इधर देखोगे तो भी एक पहाड़ नजर आएगा और उधर देखोगे तो भी एक क्या नजर आएगा? पहाड़। और दोनों के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है? अजमेर। तो होता यह था कि यहाँ पूरा मैदान था। शहर छोटे छोटे थे, पहले जनसंख्या नहीं थी इतनी, तो शहर छोटा था, यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर मैदान था। ये तुर्की सेना आती थी, यहाँ आके खड़ी होती थी और इससे इनको क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। तो ये परेशान हो गया उनसे बार बार के युद्धों से। तो इसने सोचा कि इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इस वाले मैदान को अगर मैं साफ कर दूं तो इनको आने का रास्ता नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर इस पहाड़ के उस तरफ में उनको क्या कर सकता हूँ? हरा सकता हूँ। तो इस नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी? इसने लूणी नदी के मुख को मोड़ा, और मुख को मोड़कर जो है वो उसे कौन से मैदान से गुजारा? इस वाले से। और यहाँ पर उस मैदान के अंदर क्या भर गया? पानी। और पानी भर गया तो यहाँ पर एक झील बन गई जो आना जी ने बनवाई थी, इसलिए इसको कहा जाता है आना सागर। झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? इस झील के पास में घूमते घूमते एक बार एक मुगल बादशाह आया जिसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? और जहांगीर ने यहाँ पर इस झील के पास में एक गार्डन बनवा दिया जिसका नाम इसने रखा था दौलत बाग। क्या रखा? दौलत बाग। फिर जहांगीर के बाद में अगला मुगल बादशाह होता है शाहजहां। कौन होता है? तो शाहजहां इसके बाद में यहाँ घूमते घूमते आया, क्योंकि जब भी मुगल आते थे ना तो वे अजमेर में रहते थे। कहाँ रहते थे? क्योंकि अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। दौलत खाना कहाँ है? वही अकबर का किला दौलत खाना कहाँ है? अजमेर। तो शाहजहां जब यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर बैठने की बारादरी बनवाई, और इसका नाम उसने बदल दिया, और नाम बदल के कर दिया शाही बाग। कैसा बाग? तो पहले क्या नाम था? दौलत बाग। अब क्या हो गया? शाही बाग। फिर 1947 में अपन आजाद हो गए, क्या नहीं हुए? आजाद हो गए तो सरकार ने इसका नाम बदल के कर दिया सुभाष उद्यान। क्या कर दिया? जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था नूर जहां।
क्या नाम था? इस पूरे जहां का नूर अगर किसी के अंदर है तो किसमें है? मेहरुनिस्सा में है। किसमें है? और इसलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? नूर जहां की। ओरिजिनल नाम क्या था इसका? मेहरुनिस्सा। ये दो मैंने बताया था पहले जब मैं जोधपुर पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि ये एक सैनिक की उसकी पत्नी हुआ करती थी जहांगीर की, और ऑलरेडी 2 बच्चों की मां थी। कितने? लेकिन बेहद खूबसूरत थी। तो ऐसा कहते हैं कि जहांगीर ने इसको एक बार देख लिया तो उसके बाद में 2 महीने के बाद में उसकी पति की युद्ध के अंदर क्या हो गई? मृत्यु। बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि उसको जहांगीर ने क्या किया था? मरवा दिया था। कुछ उसके जो चाहने वाले होंगे उन्होंने कहा कि उसकी युद्ध में क्या हो गई थी? मृत्यु। पर ऐसा जहांगीर के देखते क्या पति मर गया? नजर लगी क्या उसको उसकी? नहीं, उसने उसकी क्या करवा दी थी? हत्या। फिर उस विधवा से जहांगीर ने क्या कर लिया था? विवाह। और उसको फिर उपाधि दी थी जहांगीर ने, कौन सी? नूर जहां की। इस महिला का इतना प्रभाव था जहांगीर के ऊपर कि जहांगीर सिक्कों के ऊपर किसका नाम लिखवाता था? नूर जहां का। राजकीय पत्र होते थे उसके ऊपर जहांगीर के साइन होते थे, नीचे किसके साइन होते थे? नूर जहां के। जब ये झरोखा दर्शन के अंदर जनता के सामने आता था तो किसको साथ में लेकर आता था? नूर जहां को। जब ये तुला दान करता था तो साथ में कौन आती थी? नूर जहां। इतना प्रभाव था इस महिला का ऐसा प्रभाव जोधपुर की एक पासवान थी गुलाब राय, जिसका विजय सिंह के ऊपर था, इसलिए उसको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूरजहां की एक मम्मी थी जिसका नाम था असमत बेगम। कौन सी बेगम? और अगर पत्नी को खुश रखना है तो सासू माँ को तो खुश रखना ही पड़ेगा। हाँ छोटा अंकल, हाँ सर। दुखी इंसान लग रहा है तो मेरे को तो तूने यूं क्यों किया? तो जब नूरजहां के इतने भाव बढ़े हुए थे तो असमत बेगम के तो बढ़ने बढ़ने सिंपल सी बात है कि नहीं है, है? जेठालाल की सासू माँ देखी किसी ने? खाली सुनी, देखी नहीं। मैंने नहीं देखी आज दिन तक। असमत बेगम घूमते घूमते एक बार शाहीबाग, दौलत बाग या सुभाष उद्यान के अंदर आई। वहां घूमी, वहां से उसने फूलों को तोड़ा। किसको तोड़ा? और फूलों को तोड़कर इसने इत्र बनाया। क्या बनाया? ऐसी मान्यता है कि भारत में इत्र का आविष्कार करने वाली महिला कौन है? असमत बेगम। ऐसा मानते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर अपने ऐसा मानते हैं। तो याद रखना, भारत में इत्र का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने, जो नूर जहां की क्या थी? मम्मी थी। जहांगीर की क्या लगती थी? सासू माँ। आना सागर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। पुष्कर में वरा मंदिर, अर्णोराज। धर्म घोष देवघोष नाम के विद्वान किसके दरबार में? अर्णोराज। पहली बार तुर्की आक्रमण किसके समय हुआ? अर्णोराज के समय हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगली बात ध्यान से सुनना। गुजरात के उस समय राजा थे अर्णोराज के समय। कहां के? गुजरात के। नाम था उनका जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जय सिंह सिद्धराज के ऊपर आक्रमण करता है कौन? अर्णोराज। और उन्हें इस युद्ध के अंदर वो हरा देता है। क्या कर देता है? हरा देता है। और जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी। क्या नाम था? उससे इसने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। और जय सिंह सिद्धराज का बेटा था जिसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? तो कुमारपाल की कांचन देवी क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। याद रखना ये बात। वरिष्ठ अध्यापक के अंदर आरपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्णोराज के बारे में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन अर्णोराज के बारे में गलत है? तो जय सिंह सिद्धराज की तो कांचन देवी क्या थी? पुत्री थी। और कुमारपाल की क्या थी? ये बहन थी। और जय सिंह सिद्धराज को अर्णोराज ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। और कुमारपाल जो था वो बाद में वहां पर क्या बना? शासक बना। तो ये पिता को हराकर पुत्री से विवाह करता है, इसलिए कुमारपाल राजा बनने के बाद में फिर से अर्णोराज पर अटैक करता है। किस पर? अर्णोराज पर। और इसने अर्णोराज को युद्ध के अंदर क्या कर दिया? हरा दिया। हराने के बाद में कुमारपाल फिर से गुजरात जा रहा था। कहां जा रहा था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है समिदेश्वर। कौन सा मंदिर है? समिदेश्वर मंदिर का मूल निर्माण मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? मालवा के परमार राजा भोज ने। लेकिन मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? इसलिए इसको कहा जाता है मोकल का मंदिर। कौन सा मंदिर? महाराणा कुंभा के जो पिताजी थे महाराणा मोकल, वो इसका क्या करवाते हैं? जीर्णोद्धार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर। निर्माण किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने। क्या नाम है? समिदेश्वर मंदिर। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो ये यहाँ पर दर्शन करने के बाद में निकलता है, और जब ये यहाँ पर दर्शन करता है तो यहाँ पर एक शिलालेख लगवाता है। क्या लगवाता है? और उस पर ये लिखता है कि मैं गुजरात का शासक कुमारपाल यहाँ आया, मैंने आज के दिन यहाँ पर क्या किए, दर्शन किए, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो समितेश्वर शिलालेख को लगवाने वाला शासक कौन था? कुमारपाल। कहाँ का राजा है? बात समझ में आई या नहीं? बोलो। आ गई? पक्की बात है। अर्णोराज का खुद का एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? और इसी ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या। तो जो अपने पिता की हत्या करता है हिस्ट्री में उसको क्या कहा जाता है? पितृहंता। तो चौहानों का पितृहंता शासक कौन? जगदेव। कौन है? मेवाड़ का पितृहंता कौन? पितृहंता कौन? उदा। पक्की बात है। मारवाड़ का। हाँ खुशी जी बताओ भाई, किसकी हत्या करी? छोटा डॉन। सासू माँ के हाथ की रोटियां खाना लग रहा है। तो इस प्रकार से अर्णोराज जी की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? लिख लो भाई, अजय राज फटाफट। गूगल पे पे नोटिफिकेशन आता है, ये लगता है पैसे आ रहे हैं अकाउंट में से, फिर पता चलता है अंदर तो रिवार्ड आया है, लोन वालों के रिवार्ड ने। यस, लिख दिया अजय राज। लिखो। इसने अजमेर नगर की स्थापना की। माइनस ही माइनस है, प्लस तो कुछ है ही नहीं। अजमेर नगर की स्थापना की और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक। अजमेर नगर की तो क्या करी? स्थापना। और अजय मेरू दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। अन्य नाम लिख लो भी फटाफट, इसके बोर्ड पे लिखे हैं मैंने सारे। अरे मैडम, यहाँ से स्टार्ट करने यहाँ तक लिखने, मिरान साहब मत लिखना बस। थैंक यू। रूठी रानी का महल वो मिरान साहब की दरगाह इसी दुर्ग में है। रूठी रानी का महल वो मिरान साहब की दरगाह इसी दुर्ग में है। नेक्स्ट लाइन। लिख लिया? इसने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम के, इसने अपनी पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम के चांदी के सिक्के चलवाए।
अगला अर्णोराज या आनाजी। 33 से 55, 1133 से 1155। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबार में 2 विद्वान थे। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबार में 2 विद्वान थे। देवघोष, धर्मघोष। सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण अर्णोराज के समय हुआ। सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण अर्णोराज के समय हुआ। आना सागर झील का निर्माण करवाया। ये बात तुम लोग लिख चुके हो क्या? ज्योग्राफी में सर ने लिखवाई थी क्या? थैंक यू, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड, ऐसा तो तुम कर लो। ये असमत नूरजा सब हो गया। चलो अगली लाइन लिखो डायरेक्ट अपने। अर्णोराज ने गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को युद्ध में हराया। अर्णोराज ने गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को युद्ध में हराया। उसकी पुत्री व कुमारपाल की बहन उसकी पुत्री व कुमारपाल की बहन कांचन देवी से विवाह किया। कांचन देवी से विवाह किया। कुमारपाल पुनः आनाजी को हरा देता है या अर्णोराज को हरा देता है? कुमारपाल पुनः अर्णोराज को हरा देता है। और जाते समय चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर में शिलालेख लगवाता है। और जाते समय चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर में शिलालेख लगवाता है। आनाजी की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने की। आनाजी की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने की। जगदेव ने की, जिसे चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। जिसे चौहानों का कैसा शासक कहते हैं? पितृहंता। चलो कॉपी बंद करो, देखें अपनी। इधर ध्यान देना आप, अगली बात मैं आपको बता देता हूँ। फूल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अर्णोराज जो था, कौन था? भाई साहब ने, भाई साहब अपने ज्योग्राफी वाले नहीं, अर्णोराज जी भाई साहब। अर्णोराज ने
दो शादी करी थी। कितनी? दो। एक शादी तो करी थी इसने मारोट की एक राजकुमारी थी, मारोट नागौर में पड़ता है, जिसका नाम था सुधवा। क्या नाम था? सुधवा। दूसरी शादी करी थी गुजरात वाली कांचन देवी से, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो कांचन देवी गुजरात, इससे इसने कैसी शादी करी? दूसरी शादी। इस मारोट की राजकुमारी सुधवा से इसके दो पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? क्योंकि बच्चे दो ही। वेरी गुड। एक बच्चे का तो नाम है जगदेव। क्या नाम है? जो इसकी क्या कर देता है? हत्या। एक बच्चे का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है? या इन्हीं का दूसरा नाम बिसल देव भी है। क्या नाम है? फिसल देव नहीं। जगदेव से जो बच्चा हुआ था, मतलब जगदेव का जो बच्चा था जो बाद में हुआ, उसका नाम है पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम है? और इन विग्रहराज जी के दो बच्चे हुए थे, क्योंकि इन्होंने भी अपने कॉन्सेप्ट अपनाया था, बच्चे दो ही अच्छे। एक का तो नाम है नागा अर्जुन। क्या नाम है? जो फिर बाद में साउथ की फिल्मों में सुपरस्टार बन गया। और एक का नाम है अपार गंगे। क्या नाम है? मेरी क्या ऐसी आदत है बोलने की। तो एक बार मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। तो मैंने ऐसे ही किसी का नाम ले लिया कि ये उन गुज्जर के बड़े भाई। एक लड़के ने सच मान लिया। वो उसके घर पे गया, उसने कहा अरे आपको पता है जो विजय सिंह पथिक जो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनके बड़े भाई थे। उसने सच मान लिया उस बात को। मैं सीरियस होकर बोलता हूँ। फिर दूसरे दिन एक लड़का आया, उसने कहा कि सर इसने जाके ने सबको ऐसी ऐसी बात बताई कि वो तो उसके सगे भाई थे, क्या आपने बताया और सर ने बताया तो बात क्या है? सही है। तो ऐसे विश्वास नहीं करना है। ये नागा अर्जुन का साउथ की फिल्मों से कोई भी लेना देना नहीं है, और फिल्म हीरोइन तब्बू से भी इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो बीसल देव के दो बच्चे थे, नागा अर्जुन और अपार गंगे। कांचन देवी से इनके जो पुत्र हुआ था, उनका नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था? और इस सोमेश्वर चौहान के दो बच्चे हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको अपन क्या कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। और एक हुआ था हरिराज। क्या हुआ था? हरिराज। मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किसके बाद में कौन राजा बना, या इनके वंशावली का ऐसा कोई सवाल था, सुमेलित करो या ऐसा कुछ। तो अपन को ये सारी बात याद होनी चाहिए कि ये सारी जो संतानें हैं वो है किसकी? अर्णोराज की है। अर्णोराज ने कितनी शादियां करी? दो। मारोट की राजकुमारी नागौर वाली कौन है? सुधवा। और गुजरात वाली कौन है? कांचन देवी। तो उससे तो बच्चा हुआ था सोमेश्वर, जो खुद राजा बना। इधर बच्चा हुआ जगदेव, जो बाप को मार देता है, ये भी राजा बनता है। और इसके बाद में ये मर जाएगा, तब कौन बनेगा? विग्रहराज चतुर्थ, जो अपने आप में महानतम शासक हुआ चौहानों का, ये बनता है। मतलब सोमेश्वर, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ जो तीन राजा बने, तीनों ही भाई थे। दो पत्नियों के क्या थे? तीनों के तीनों भाई थे। फिर उस सोमेश्वर के बाद में ये राजा बनता है, पृथ्वीराज थर्ड। इधर जब ये राजा बनेगा ना, तो ये दोनों विद्रोह कर देते हैं। पृथ्वीराज के समय अपन पढ़ेंगे कि नागा अर्जुन और अपार गंगे ने क्या कर दिया था? विद्रोह। और इधर इनका बच्चा था पृथ्वीराज सेकंड, जिसका कोई भी लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार से इसकी पूरी वंशावली चलती है। ये पूरा चार्ट बना लो आप। वैसा बना लिया? वेरी फास्ट यार, शक्तिमान से भी तेज हो आप। मन ही मन में वर्षा इतनी मेरे को बोलती होगी भला बुरा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं करता बिल्कुल।
परसों छुट्टी है क्या? बोल दिया, बस ऐसा बोल दिया कि छुट्टी नहीं है। सरकार ने हाफ डे की छुट्टी रख दी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जया किशोरी बहुत फेमस हो गई। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये हो गया अपना अर्णोराज कंप्लीट। ठीक है, वो सुभाष उद्यान वाला तुम लोग लिख चुके हो तो फिर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगली बात, 3 साल के लिए राजा बना था जगदेव, 55 से 58 तक। कोई बड़ा काम इसने करा नहीं है, तो इसके बारे में अपने के पास कोई ऐसी बात है ही नहीं। अगला शासक पढ़ते हैं अपन, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से सवाल आता है। नाम है उसका विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। कॉपी कर लो, मतलब आपको नहीं लिखना, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट रहे, मेरी बात सुन लेना, लिखेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। विग्रहराज चतुर्थ जो था, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। किसका? अपने आप के अंदर बहुत बड़ा विद्वान था। इसके बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि कालिदास के बाद में अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा विद्वान कोई संस्कृत भाषा का हुआ था तो विग्रहराज चतुर्थ था। जो कालिदास गुप्तों के समय हुआ था, समुद्रगुप्त का दरबारी था कालिदास, उसके बाद में कौन हुआ था? विग्रहराज चतुर्थ। ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा किसने कहा था। ये खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में बहुत ज्यादा विद्वान रहते थे, इसको बड़ा शौक था, कवि वगैरह खूब रहते थे, इसलिए इसको एक उपाधि दी गई है, कवि बांधव। क्या उपाधि दी गई है? कवियों का भाई। बांधव का मतलब बंधु, भाई, तो कवि बांधव या कटी बांधव भी कहा जाता है, कई जगह पर कटी बांधव भी लिखा गया है। ये उपाधि किसको दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ को दी गई। चौहानों का स्वर्णकाल, द गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स, किस राजा के काल को कहा जाता है? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप पृथ्वीराज चौहान नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? विग्रहराज चतुर्थ करोगे आप। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है ऐसा? इसने क्या किया कि इसको चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं? तो ये चौहानों का पहला शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। कहां अधिकार किया था? मतलब आप सोचिए, जो चौहान अजमेर के पास में गुर्जर प्रतिहारों के एक छोटे से सामंत हुआ करते थे, जिन्हें गुबक फर्स्ट ने उनसे आजाद करवाया था, यहां से लगाकर ठेठ दिल्ली तक अधिकार इनका हो जाता है। किसके समय? यानी कि जो आप पंजाब देख रहे हो, जो आप हरियाणा देख रहे हो, जो आप दिल्ली देख रहे हो, किसी समय के अंदर ये पूरा का पूरा चौहान एम्पायर हुआ करता था इंडिया के अंदर, जब विग्रहराज चतुर्थ यहाँ का राजा था, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ का क्या था? शासक था। मतलब यहां से लगाकर वहां तक इन लोगों का क्या था? अधिकार। और अधिकार करने वाला जो राजा था वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इसलिए चौहानों का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। याद रह जाएगी बात। ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए इसने संस्कृत भाषा के अंदर एक नाटक लिखा है जिसका नाम है हरि केली। क्या नाटक लिखा है? भगवान शिव और पार्वती के मध्य जो बातचीत होती है, उस बातचीत को अपने ढंग से संस्कृत भाषा में लिखने का काम विग्रहराज चतुर्थ ने किया। कौन से नाटक में? हरि केली नाटक में किया। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हरि केली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। हरि केली नाटक का अंकन 2 इमारतों पर किया गया है। कितनी इमारतें? 2 ऐसी बिल्डिंग है दुनिया के अंदर जहां पर हरिकेली नाटक की कुछ लाइनें लिखी हुई है। एक तो है 2.5 दिन का झोपड़ा। कितना दिन का झोपड़ा? कहां पर है? किसने बनवाया था? मूलतः क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी। ये संस्कृत का विद्वान था, तो इसने संस्कृत की यहां पर छोटी सी एक क्या बनवाई थी? स्कूल। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने।
संस्कृत पाठशाला थी, लेकिन यहाँ पर बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? और कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ पर आता है, कौन? भारत का पहला मुस्लिम शासक जो स्थायी रूप से इंडिया के अंदर रहा था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी, गजनवी, कासिम जितने भी आए थे लूटपाट करके यहाँ से वापस चले गए थे, इंडिया में एक भी नहीं रहे। गोरी आया तो भी वो यहाँ से चला गया, गजनवी आया तो भी चला गया, कासिम आया तो भी चला गया। लेकिन गोरी जब इस भारत को छोड़कर जाता है पृथ्वीराज चौहान के बाद में, मैं आगे कल वाली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा, तब वो अपने गुलाम को भारत में छोड़ के चला गया था, और उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मैं किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहूंगा ना, जब मैं किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहूंगा, तब तक मैं मेरे धर्म के पूजा स्थलों का वहां पर निर्माण नहीं करवाऊंगा। मान लो मैं यहाँ से घूमने के लिए अमेरिका गया, माना कि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 1-2 महीने यहाँ घूमना है, फिर मुझे कहाँ जाना है? इंडिया। तो मैं वहां मंदिर या भगवान का मंदिर या मेरे घर के अंदर तस्वीरें वस्वीरें लगाने का काम नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे ये पता चलेगा कि मैं तो स्थायी रूप से कहाँ रहने वाला हूँ, अमेरिका टिल डेथ, तब तो मैं वहां मेरा मंदिर बनाऊंगा, मैं मेरी पूजा स्थलों का निर्माण करूंगा कि नहीं करूंगा? तो गोरी गजनवी जो थे वो आते थे चले जाते थे, इसलिए उनको इंडिया में मस्जिद बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पता था कि 4-6 महीने बाद तो अपन को लूटपाट करके कहाँ जाना है? वापस जाना है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा व्यक्ति था जो इंडिया के अंदर स्थायी रूप से रहता है, और जब वो स्थायी रूप से रहता है तो वो इंडिया में मस्जिद का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। भारत की पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था, और वो आज भी दिल्ली के अंदर है। और राजस्थान की पहली मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कौन सी है? जो मूलतः संस्कृत पाठशाला थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वा दिया। यहाँ पर एक सूफी संत रहते थे जिनका नाम था पंजाब शाह। क्या नाम था? और 2.5 दिन का उनका यहाँ पर क्या बढ़ता था? उर्स। तो 2.5 दिन का उर्स बढ़ने के कारण इसका नाम क्या हो गया? बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है 1526 के अंदर, पानीपत के पहले युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और भारत में उसने मुगल वंश की क्या कर दी? स्थापना। तो बाबर का खुद का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? और जब वो आसपास के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट करता है, तो मीर बाकी को ऐसा फील होता है कि इंडिया वालों का सबसे पवित्र या सबसे धार्मिक सेंटीमेंट का सबसे बड़ा मंदिर है राम मंदिर। कौन सा मंदिर? जो अयोध्या में है। कहां पर है? और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना हुआ है। तो मीर बाकी को ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना है तो इनके मंदिर को क्या करो? तोड़ दो। तो मीर बाकी ने वहां पर जो है उस राम मंदिर को तोड़वा दिया, और उसी स्थान पर उसने एक मस्जिद बनवा दी, और उस मस्जिद को कहा जाता था बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जो बाबर के एक सेनापति ने वहां पर बनाई थी। अभी की बात है 1526 की, इसलिए आपने देखा होगा कि 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसा सुनने में आजकल मिलता है, वो इसलिए मिलता है। और फिर उसके ऊपर मुकदमा हो गया। फिर आप जानते हो कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला। 1992 में कार सेवकों ने उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत के अंदर रथ यात्रा निकाली थी, मंडल कमंडल की राजनीति हुई थी, और पहली बार बीजेपी को 180 सीटें इंडिया के अंदर मिली थी। और फिर 2 साल पीछे की तरफ अगर मैं जाऊं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वहां पर राम मंदिर बना दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मंदिर की थोड़ी सी पीछे वाली साइड में 5 एकड़ जमीन जो है वो अयोध्या मस्जिद के लिए भी दी है, जहां पर मस्जिद का भी क्या होगा? निर्माण होगा। और राम मंदिर बन गया, और 22 जनवरी को उसकी क्या होने वाली है? मिलते हैं सर तारक मेहता के अगले एपिसोड। हो राम